हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम चैप्टर नंबर 24 के बारे में हम बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम अपना सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के बारे में। और इसमें हम जो टॉपिक जो पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में, ब्लड में हमने ब्लड ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ब्लड ग्रुप में हमने एक बात पढ़ी थी कि ब्लड में प्रेजेंस एंटीजन के आधार पर या ब्लड में उपस्थित एंटीजन के आधार पर ब्लड में मुख्यतः दो प्रकार की सिस्टम होती है। पहला सिस्टम तो कौन सा होता है, एडीओ सिस्टम। दूसरा सिस्टम कौन सा होता है, आरएच सिस्टम। ठीक है, तो एडीओ सिस्टम के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम एडीओ सिस्टम के बारे में एक बार फिर से समराइज करते हैं कि एडीओ सिस्टम होता क्या है। तो देखो, एडीओ सिस्टम तो एंटीजन के आधार पर ये ब्लड के दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं ब्लड में, एक तो एडीओ सिस्टम, दूसरा आरएच सिस्टम। तो एडीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले एडीओ सिस्टम दिया किसके द्वारा दिया गया है, लैंडस्टीनर, एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आपकी जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे उसमें इस साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया गया। तो कुछ बातें अगर वीडियो में कुछ बातें आपको कुछ अलग हटके लगे तो उसको आप नोट कर लिया करो। ठीक है, तो एडीओ सिस्टम किसके द्वारा दिया गया, लैंडस्टीनर के द्वारा दिया गया, कर दिया गया था, सन 1900 में दिया गया था। और इसके अकॉर्डिंग एडीओ सिस्टम के अकॉर्डिंग या एडीओ सिस्टम के अनुसार मनुष्य में मुख्यतः 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप होती है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, लेकिन सन 1902 में एक नए ब्लड ग्रुप की खोज हुई जिसको हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। तो इस प्रकार मनुष्य जाति की अगर हम बात करें तो मनुष्य जाति में आपको 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है, और इसमें मनुष्य में मुख्यतः 2 प्रकार की क्या होती है, एंटीजन पाई जाती है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। और एंटीजन ए एंड एंटीजन बी के लिए क्या पाई जाती है, 2 प्रकार की एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे आरएच सिस्टम के बारे में। तो मनुष्य की जो आरबीसी होती है, तो आरएच जो सिस्टम है वो दिया गया है लैंडस्टीनर एंड विनर के द्वारा। साइंटिस्ट के नाम कौन से है, लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा दिया गया है। कब दिया गया था, सन 1940 में ये दिया गया था। और 1930 में इसको नोबेल प्राइज भी मिला लैंडस्टीनर को, इसके बारे में भी हमने बात की थी। तो 1940 में लैंडस्टीनर और विनर के द्वारा आरएच सिस्टम दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी खोज, आरएच सिस्टम की जो खोज है या फिर सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया गया था वो एक मंकीज में किया गया था, मंकी में या एक बंदर में किया गया था। तो उस बंदर की जो स्पीसीज थी वो रिसस थी। कौन सी स्पीसीज है, रिसस स्पीसीज का बंदर था वो। ठीक है, तो आरएच सिस्टम की खोज किसके द्वारा की गई, लैंडस्टीनर एंड विनर के द्वारा कब की गई, सन 1940 में। किसमें की गई, रिसस बंदर में की गई, या रिसस नामक जाति का जो बंदर या मंकी है उसमें इसकी खोज की गई। अब आरएच सिस्टम के आधार पर या आरएच एंटीजन होता है। हमने एंटीजन के आधार पर ये 2 सिस्टम बनाए। तो यहाँ पे आरएच क्या होता है, एंटीजन होता है। कहाँ पे स्थित होता है, ये आरबीसी की सतह पर स्थित होता है। आरबीसी की सतह पर क्या होता है, आरएच एंटीजन स्थित होता है। तो आरएच एंटीजन मनुष्य शरीर में या मनुष्य के रक्त में प्रेजेंस है या नहीं है, उसके आधार पर आरएच एंटीजन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आरएच धनात्मक, एक क्या होता है, आरएच धनात्मक या आरएच पॉजिटिव एंटीजन। दूसरा क्या होता है, आरएच नेगेटिव। तो आरएच पॉजिटिव में क्या होती है, आरएच जो एंटीजन है वो एब्सेंट होता है या आरएच सिस्टम एब्सेंट होता है। सॉरी, इसको अनुपस्थित, इसको आरएच नेगेटिव होगा और ये आरएच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो आरएच नेगेटिव में क्या होता है, आरएच एंटीजन एब्सेंट होती है, जबकि आरएच पॉजिटिव में क्या होती है, आरएच जो एंटीजन है वो पाई जाती है या प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम भारतीय इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 100 में से, टोटल 100 में से 93% या 93% लोग तो कौन से होते हैं, आरएच नेगेटिव वाले होते हैं। तो भारतीय अगर हम बात करें तो टोटल 100 में से 93% तो कौन से होते हैं, आरएच पॉजिटिव वाले होते हैं और 7% क्या होते हैं, आरएच नेगेटिव वाले होते हैं। ठीक है, आपके जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था उसमें 85 और 15 का दे रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कर लेना 93 और 7% कर लेना। तो आरएच पॉजिटिव वाले लोग कितने होते हैं, 93% होते हैं, जबकि 7% कौन से लोग होते हैं,
ये RH नेगेटिव वाले होते हैं। उनके बाद में ये RH जो एंटीजन होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, RBC की सतह पर ये प्रेजेंट होता है। उनके बाद में देखिए को एक बात यहाँ पे नोट करने वाली, पीछे जो हमने एपीओ सिस्टम में पढ़ा है ब्लड ग्रुप के बारे में हमने बात की थी, वहाँ पे क्या पाई जा रही है, एंटीजन की कुछ एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। यहाँ पे हमें ये भी पढ़ा था कि एंटीजन ए एंड बी प्रेजेंट है, उसी के बेसिस पर एंटीबॉडी ए एंड बी पाई जाती है। लेकिन RH जो एंटीजन है उसकी ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती। यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, RH एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दो प्रकार की एंटीजन है, RH जो एंटीजन होती है कहाँ पे पाई जाती है, RBC पर पाई जाती है। तो अगर RBC पर एंटीजन पाई जा रही है तो उस मनुष्य को हम क्या बोलेंगे, RH धनात्मक। पाई जा रही तो RH धनात्मक बोलेंगे उसको। और अगर RH जो एंटीजन नहीं पाई जा रही है RBC की सतह पर, उसको हम क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव या ऋणात्मक। ठीक है, दूसरी बात इसमें यह आती है कि RH जो एंटीजन की ब्लड प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है आइसो इम्यूनाइजेशन। आइसो इम्यूनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यदि RH नेगेटिव वाला व्यक्ति, RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को यदि बार बार RH पॉजिटिव युक्त ब्लड प्रोवाइड करवाया जाए उस कंडीशन में उसमें एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाती है। एक बार किसी सुन लेना, एक मनुष्य जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव वाला है, या उसके ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन नहीं पाई जाती है। RH नेगेटिव का ये अर्थ हुआ जिसमें RH एंटीजन क्या है, एब्सेंट है। तो ऐसा मनुष्य जिसमें RH नेगेटिव एंटीजन है या RH नेगेटिव एब्सेंट है, उसको अगर हम RH पॉजिटिव ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं या उसकी बॉडी में डालते हैं, उस कंडीशन में उसमें क्या जिसका निर्माण हो जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आइसो इम्यूनाइजेशन कहलाती है। उनके बाद में RH से रिलेटेड एक डिजीज आती है, उस डिजीज के बारे में, उस रोग के बारे में हम बात करेंगे। वो होती है ग्रब रक्ताणु कोर्ता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो डिजीज का नाम या रोग का नाम क्या होता है, ग्रब रक्ताणु कोर्ता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, तो इस रोग की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा गर्भवती महिला जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव। वैसे तो RH नेगेटिव वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन एक अपवाद स्वरूप अगर हम माने तो गर्भवती महिला जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव, उस गर्भवती महिला में जो शिशु है, उसकी जो प्लेसेंटा या अपना में जो शिशु है, उस शिशु का जो ब्लड ग्रुप क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि RH पॉजिटिव उसको कहाँ से मिला है, उसके फादर से मिला है। RH पॉजिटिव इसके कहाँ से मिला, उसको उसके फादर से मिला है। और उसके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा, या इसकी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो उस कंडीशन में उनकी जो प्रथम संतान होगी, पर देखो गर्भवती महिला है, शिशु क्या है, RH पॉजिटिव उसमें हो रहा है, तो तब क्या होता है, शिशु का जो ब्लड है वो कांटेक्ट में आता है, किसके, गर्भवती महिला के ब्लड के कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से उसमें लयन की क्रिया होती है, लयन की क्रिया। अब लयन की क्रिया में क्या होती है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और एंटीबॉडी किसको नष्ट करना स्टार्ट कर देती है, RBC को नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका जो प्रथम शिशु होगा वो तो सामान्य होगा, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी की अगर हम बात करें, दूसरी बार अगर वो प्रेग्नेंट होती है, उस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस होती है, उसमें लयन की क्रिया होगी, एंटीबॉडी का निर्माण होगा, RBC उसमें नष्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो RBC नष्ट हो जाएगी, तब उस कंडीशन में जो शिशु उत्पन्न होगा, द्वितीय संतान जो होगी वो क्या होगी, असामान्य होगी। उस संतान को हम बोलते हैं रिसस शिशु बोलते हैं। या तो शिशु की डेथ हो जाएगी या फिर उसमें क्या बहुत सारी डिजीज उत्पन्न होती है। तो ये रोग क्या कहलाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाता है। तो RH सिस्टम के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। तो RH सिस्टम में सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि RH सिस्टम को किसके द्वारा की गई है, लैंड स्किनर व बेगल के द्वारा। कब की गई थी, सन 1940 में की थी। ठीक है, इसमें की गई थी रिसस नामक एक बंदर में, या रिसस नामक जाति का एक जो बंदर है उसकी खोज की गई। उनके बाद में आपको RH के बारे में बताना है। RH क्या होती है, एक एंटीजन होता है जो RBC की सतह पर पाया जाता है। RH क्या होता है, एक एंटीजन होता है जिसको RH एंटीजन या RH कारक भी कहते हैं। ठीक है, RH एंटीजन कहाँ पे पाया जाता है, RBC की सतह पर यह पाया जाता है। अब मनुष्य की अगर हम बात करें तो मनुष्य RH एंटीजन के आधार पर दो प्रकार के मनुष्य आपको देखने को मिलेंगे।
एक तो ऐसे होते हैं जिसमें RH एंटीजन पाई जाती है और एक मनुष्य ऐसे होते हैं जिसमें RH एंटीजन नहीं पाए जाते। तो उसके आधार पर RH एंटीजन दो प्रकार के हो गए, एक तो RH नेगेटिव और एक होगा RH पॉजिटिव। तो RH नेगेटिव में तो क्या होगा, RH एंटीजन एब्सेंट होगी, और RH पॉजिटिव में क्या होता है, RH एंटीजन पाई जाती है। तो इसी के आधार पर हम इसको क्या बोलेंगे, RH ऋणात्मक मनुष्य, इसको हम बोलेंगे RH ऋणात्मक मनुष्य या व्यक्ति। ठीक है। उनके बाद में मैंने एक बात ये बताई है एंटीबॉडी के बारे में। जिस प्रकार एलबीओ सिस्टम में हमने पढ़ा था कि एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे आरएच सिस्टम में क्या होता है, जो आरएच एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है। लेकिन यदि कोई मनुष्य आरएच नेगेटिव का है, यदि कोई मनुष्य आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप का है, तो उसको अगर हम आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप देते हैं, उस कंडीशन में उसके शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आइसोइम्यूनाइजेशन कहलाती है। ठीक है। इनके बाद हमने पढ़ा आरएच सिस्टम के आधार पर हम एक डिजीज हो रही है, उस डिजीज के बारे में हम बात करते हैं। उस डिजीज का नाम आता है गर्भ रक्ताणुकोरता या इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। इसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट करना कि एक गर्भवती महिला है जिसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच नेगेटिव। वैसे आरएच नेगेटिव वाले लोग बहुत कम होते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था 7% लोग होते हैं, है ना, तो बहुत कम होते हैं। तो लेकिन ये तो यहाँ पे गर्भवती महिला, उनका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है। अब तो गर्भवती महिला ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच नेगेटिव है, तो उसकी जो प्रथम संतान होगी वो तो सवाल ही होगी भाई। जब गर्भवती महिला की जब हम बात कर रहे हैं, जो इसकी जो प्लेसेंटा होती है, हिंदी में बोलते हैं इसको अपरा। अपरा क्या होती है, जो उसकी जो एब्डोमिनल कैविटी या उदर गुहा में जो शिशु होता है, उनके जो बाह्य जो आवरण होता है, जो उसको मदर बॉडी से अलग करता है। ठीक है ना। और उसको उसके अंदर जो अपरा होती है, उसका काम क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जो विकसित हो रहा जो भ्रूण है, उनको क्या काम करता है, न्यूट्रिशन या पोषण प्रोवाइड करवाने का काम करता है वो। ठीक है ना। तो अपरा के माध्यम से शिशु का ब्लड एंड मदर का ब्लड आपस में कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है। तो जब उसकी जो प्रथम संतान होगी, इसकी कौन सी लेडी की बात कर रहे हैं हम, जिसका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है, तो उसकी प्रथम संतान तो क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन सेकंड की अगर हम बात करें, प्रथम संतान में क्या हो रहा है, दोनों का ब्लड ग्रुप जो सिस्टम की आरएच सिस्टम की अगर हम बात करें, दोनों डिफरेंट है। आरएच पॉजिटिव शिशु का तो क्या आरएच पॉजिटिव है, और मदर का क्या है, आरएच नेगेटिव है। अब जो ही आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड मदर बॉडी के ब्लड में कांटेक्ट में आएगा, तब उसमें किसका निर्माण होगा। अभी हमने ये बात पढ़ा था, यहाँ पे हम किसको मान सकते हैं, मदर बॉडी। ये क्या है, शिशु बॉडी। तो इसका ब्लड किसके कांटेक्ट में आ रहा है, मदर बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है। इसका ब्लड शिशु का ब्लड मदर बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है। इसमें किसका निर्माण हो रहा है, एंटीबॉडी का निर्माण हो रहा है। तो सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे हो रही है। शिशु का ब्लड जो कि आरएच पॉजिटिव वाला है, मदर का ब्लड आरएच नेगेटिव वाला है, तो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, मदर बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है। इसकी वजह से इसमें जो मदर बॉडी में वो एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। तो प्रथम संतान तो इसकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन सेकंड जो इसकी संतान होगी या सेकंड बार वो प्रेग्नेंट होती है, उस कंडीशन में डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है, जो विकसित हो रहा है जो भ्रूण है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा, मदर का क्या है, आरएच नेगेटिव है, लेकिन साथ में क्या है, एंटीबॉडी है। तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, आप जो विकसित हो रहे जो भ्रूण है या शिशु है, उनकी आरबीसी को नष्ट करना स्टार्ट कर देती है। जब आरबीसी को नष्ट करना स्टार्ट करेगी, तब क्या है, शिशु या तो मर जाएगा या फिर इसमें बहुत सारी डिजीज उत्पन्न हो जाती है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है, या ये रोग की यह अवस्था क्या कहलाती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहलाती है, या इसको बोलते हैं गर्भ रक्ताणुकोरता। ठीक है। अब हम ये हो गया आरएच सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म या रक्त का रुधिर स्कंदन या रक्त स्कंदन या रुधिर का थक्का बनना। यह भी टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक मैंने डाला है रुधिर का थक्का बनना या रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तीनों एक ही बात है, रुधिर का थक्का बनना या रुधिर स्कंदन या ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म।
तो सबसे पहले थक्का बनना। अब थक्का क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ की मैंने परिभाषा लिखी है, रक्त का युधिर वाहिनी के बाहर जेलनुमा संरचना का बनना क्या कहलाता है? थक्का कहलाता है। अब जो ही ब्लड युधिर वाहिनियों से, अब युधिर वाहिनियाँ कौन कौन सी होती है? कुछ शिरा होती है, दूसरी क्या होती है? धमनी होती है। तो आपने ये भी पढ़ा है कि ब्लड कहाँ प्रवाहित होता है? धमनी या शिरा में प्रवाहित होता है। अब जो ही ब्लड धमनी व शिरा से बाहर आएगा, जो ही वो बाहर आएगा तब वो एक जेलनुमा क्या है? गाढ़ा द्रव्य है। तो गाढ़े द्रव्य में वो जो परिवर्तित हो रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी रूप को हम क्या बोलते हैं? थक्का बोलते हैं। तो ये थक्के की परिभाषा हो गई। तो युधिर वाहिनी से रक्त का बाहर निकलना और जेलनुमा संरचना में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? थक्का कहलाता है। अब थक्का को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लॉट, CLOT, क्लॉट। ठीक है। अब क्लॉट बनने की जो क्रिया है या थक्का बनने की क्रिया क्या कहलाती है? युधिर स्कंदन कहलाती है। अब युधिर स्कंदन किसे कहेंगे हम? ब्लड का थक्का बनना या युधिर का थक्का बनने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं युधिर स्कंदन। और युधिर स्कंदन को प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं, युधिर स्कंदन को प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं वो कहलाते हैं प्रेरक स्कंदन कारक। ठीक है। बनने की क्रिया क्या कहलाती है? युधिर स्कंदन कहलाती है। और इसको जो प्रेरित करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरक स्कंदन कारक बोलते हैं। ठीक है। अब हमारी बॉडी में जो थक्का बन रहा है, थक्का कब बनेगा? जब हमें चोट लग जाती है, इसी कारणवश हमें चोट लग जाती है, हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होती है? हमारी जो युधिर वाहिनियाँ, हमारी धमनी व शिराएं क्या हो जाती है? डैमेज या नष्ट हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस कंडीशन में क्या है? हमारा जो ब्लड है वो युधिर वाहिनी से क्या आ रहा है? हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है। तो जब जो ही वो बाहर निकलेगा तब उस स्थान पर किसका निर्माण होगा? थक्के का निर्माण होगा। और उस थक्के को जो प्रेरित करने वाला जो कारक है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेरक स्कंदन कारक बोलेंगे। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? युधिर स्कंदन बोलेंगे या थक्का बनने की क्रिया विधि बोलेंगे हम इसको। ठीक है। अब हमारी बॉडी में थक्का बन रहा है, इससे हमारी बॉडी को क्या लाभ हो रहा है उसकी अगर हम बात करें तो दो मुख्य लाभ होते हैं। पहला कौन सा है? ब्लड की क्षति रुक जाती है। अनावश्यक रूप से जो हमारी बॉडी से जो ब्लड निकल रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड कम हो सकता है, तो ये रोकने का काम कौन कर रहा है? थक्का कर रहा है। दूसरा, बाहरी इन्वायरमेंट से जो हमारे ब्लड में जो रोगाणु जा रहे हैं, रोगाणु के बाद में बैक्टीरिया जो वायरस जो हमारी बॉडी में इंटर कर रहे हैं, उसको रोकने का काम भी कौन कर रहा है? ये थक्का करता है। तो इसके दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य कौन सा है? अनावश्यक ब्लड को रोकना या बाहर निकलने से रोकना। और दूसरा क्या है? रोगाणुओं का जो हमारी बॉडी में रोग फैलाते हैं उनको शरीर में इंटर नहीं होने देना। तो ये इसके दो मुख्य कार्य हैं। ठीक है। ये तो होगा इनका इंट्रोडक्शन, परिचय किसका? थक्का का या थक्के का। ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले थक्के की परिभाषा आपको बता रहा है कि जो ही ब्लड हमारी युधिर वाहिनी से बॉडी से बाहर निकलेगा तब एक ब्लड है वो एक जेलनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थक्का बोलते हैं। अब थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युधिर स्कंदन कहलाती है। अब युधिर स्कंदन को प्रेरित करने वाले कारक क्या कहलाते हैं? युधिर स्कंदन कारक कहलाते हैं। ठीक है। थक्का बनने से हमारे शरीर को क्या लाभ होते हैं या थक्का के कार्य क्या होते हैं? मुख्य कार्य क्या होते हैं? दो ये मुख्य कार्य। एक तो अनावश्यक ब्लड को बॉडी से बाहर निकलने से रोकना, और दूसरा रोगाणु को शरीर में इंटर या प्रवेश नहीं होने देना। ठीक है। अब हम बात करेंगे युधिर स्कंदन की क्रिया विधि। युधिर स्कंदन की क्रिया विधि की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक आता है युधिर स्कंदन की क्रिया विधि। तो युधिर स्कंदन की क्रिया विधि 3 चरणों में संपन्न होती है। तो सबसे पहला प्रथम चरण है। तो प्रथम चरण में क्या होता है? प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण, ये पहला चरण है। दूसरा चरण कौन सा होता है? इसके लिए प्रोथ्रोम्बिन में बदलना। और तृतीय चरण होता है वो थक्के का निर्माण। अब ये थक्का किस प्रकार से बन रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है? उत्तक क्षति हो रही है, हमारे जो टिश्यूज है हमें डैमेज हो रही है। किसकी वजह से? एक्सीडेंट की वजह से, कोई भी कारण हो जिसकी वजह से हमें चोट लग रही है। अब चोट लगी तो हमारा जो त्वचा है, जो सीरा एंड की अगर हम बात करें, सीरा एंड कहाँ पे पाई जा रही है? हमारी त्वचा के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। जब हमारी त्वचा नष्ट हो रही है एक्सीडेंट की वजह से, उस कंडीशन में जो युधिर वाहिनी है वो क्या हो रही है? नष्ट हो रही है या ब्रेकडाउन हो रही है, टूट रही है। उस कंडीशन में क्या है? ब्लड बॉडी से बाहर निकल रहा है। अब जो ही ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा तब ब्लड में एक थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन के बारे में कुछ हमने बात की थी ना,
जब हम प्लाज्मा का संगठन के बारे में हम बात करें तो प्लाज्मा के संगठन में क्या पाई जा रही है, बहुत सारी इसमें प्रोटीन होती है, जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन भी आई थी। और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया कि यह प्रोटीन थक्का बनाने के निर्माण में भाग लेती है। ये लिखा था मेरे पीछे। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन वो क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है। किसकी वजह से? पट्टिकाओं के टूटने से। अब ये पट्टिकाओं क्या होते हैं, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु ना। तो पट्टिकाओं के टूटने से ये प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन जो प्रोटीन है वो क्या हो रही है, इसकी सक्रियक हो रही है, सक्रियक या प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कर रही है। प्रोथ्रोम्बिन, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन है, किसका निर्माण कर रही है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण कर रही है। किसकी प्रेजेंस में? स्कंदन कारक 7 and 10 या स्कंदन कारक 7 व 10 प्लस कैल्शियम आयन। तो इनकी प्रेजेंस में ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसमें चेंज हो रही है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक में चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे स्कंदन कारक की या प्रेरक स्कंदन कारक की अगर हम बात करें तो बॉडी में मुख्यतः 13 प्रकार के स्कंदन कारक होती है। स्कंदन कारक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे से इसको लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ये 13 प्रकार के स्कंदन कारक हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे स्कंदन कारक कौन सा भाग ले रहा है, स्कंदन कारक 7th and 10th या 10। ये दो स्कंदन कारक क्या करवा रहे हैं, इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को किसमें परिवर्तित कर देते हैं, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक में परिवर्तित कर दें, जिसमें कैल्शियम आयन भी भाग लेता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन जो सक्रियक होता है वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय अवस्था में है उसको किसमें चेंज कर देता है, थ्रोम्बिन में चेंज कर देता है। और थ्रोम्बिन क्या होता है, एक्टिव होता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रोनोजन जो कि ब्लड में क्या होता है, घुलनशील होता है। थक्का बढ़ने की क्रिया नॉर्मल अवस्था की अगर हम बात करें तो नॉर्मल अवस्था में फाइब्रोनोजन हमारे ब्लड में घुलनशील अवस्था में होता है। लेकिन जो ही ये थ्रोम्बिन जो सक्रियक आएगा, थ्रोम्बिन क्या कर देगा, इस फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन एकलक में चेंज कर देगा। फाइब्रोनोजन क्या होता है, बहुलक होता है, और यहाँ पे फाइब्रिन क्या है, एकलक है, ठीक है ना। तो इस फाइब्रिन एकलक में परिवर्तित कर देगा। अब फाइब्रिन एकलक रुधिर कणिकाओं के साथ मिलकर किसका निर्माण करती है, थक्कों का निर्माण करती है। तो ये यहाँ पे फाइब्रिन तंतु है, ये फाइब्रिन तंतु। तो यहाँ पे फाइब्रिन तंतु एक छल्लनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, छल्ले के समान या जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें से आरबीसी आकर के फंस रही है। तो ये संरचना का निर्माण हो रहा है और आरबीसी यहाँ पे आकर आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स है वो आकर के यहाँ पे क्या रही है, इसमें फंस रही है, जिसकी वजह से ब्लड हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थक्का बनना। इसको हम क्या बोलेंगे, थक्का बोलेंगे, ठीक है। और बनने की क्रिया क्या कराती है, थक्का विदेश करने की क्रिया करती है, ठीक है। तो पहले स्टेप में प्रथम चरण में मैंने क्या लिखा था, प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले प्लाटों का निर्माण। अब प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय कौन कर रहा है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कर रहा है। तो ये प्रोथ्रोम्बिन होगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव कौन कर रहा है, ये कर रहा है प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय। तो ये तो हो गई इसकी पहली अवस्था, पहला चरण, ये पहला चरण। तो पहले चरण में क्या हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन व स्कंदन कारक 7 व 10 की प्रेजेंस में किसका निर्माण करता है, प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का निर्माण करता है, ठीक है। ये तो होगी इसकी पहली स्टेप। दूसरी स्टेप में क्या लिखा था मैंने, सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन में बदलना। अब सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन कौन सा है, ये वाला। तो सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन किसमें चेंज हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय अवस्था में होता है ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय अवस्था में है वो कैल्शियम आयन व प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय की उपस्थिति में इसमें चेंज हो रहा है, थ्रोम्बिन सक्रियक में परिवर्तित हो जाता है। जो होगी इसकी सेकेंड स्टेप या सेकेंड चरण। थर्ड चरण में क्या है, थक्के का निर्माण। तो थर्ड चरण में आपको क्या बताना है, फाइब्रोनोजन जो कि ब्लड में घुलनशील अवस्था में होता है वो फाइब्रोनोजन थ्रोम्बिन सक्रियक की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाता है, फाइब्रिन एकलक में चेंज हो जाता है। और फाइब्रिन एकलक रुधिर कणिकाओं के साथ मिलकर एक जालनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसमें रुधिर कणिकाएं आकर के फंस जाती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, थक्का बोलते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको बताना है। ये हो गया आज का अपना आर सिस्टम एंड ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म या रुधिर स्कंदन क्रिया विधि, ठीक है। रुधिर स्कंदन के बारे में एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको ये रुधिर स्कंदन या ब्लड का जो थक्के के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको थक्के की परिभाषा आपको बतानी है।
कि जो ही रुधिर वाहिनी से ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकलता है तब वो गाढ़ा हो जाता है या जेलनुमा संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थक्का बोलते हैं। अब थक्का बढ़ने की क्रिया विधि वो क्या कहलाती है, रुधिर स्कंदन कहलाती है। अब रुधिर स्कंदन को प्रेरित करने वाले जो कारक है वो क्या कहलाते हैं, प्रेरक स्कंदन कारक कहलाते हैं। ठीक है, और प्रेरक स्कंदन कारक हमारे ब्लड में 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, प्रेरक स्कंदन कारक फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म या रुधिर स्कंदन की जो क्रिया विधि हो रही है उसको हमारे शरीर को क्या लाभ होती है, या रुधिर स्कंदन के कार्य क्या होते हैं। तो 2 कार्य मुख्यतः 2 कार्य होते हैं। एक तो हमारे शरीर से अनावश्यक रूप से ब्लड का बाहर निकलने से रोकना, दूसरा रोगाणु को हमारे शरीर में प्रवेश नहीं होने देना। ये 2 मुख्य कार्य हैं। ठीक है, इतना सा बताना। उनके बाद में आपको ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म आपको ध्यान में रखनी है कि ब्लड क्लॉटिंग के मैकेनिज्म वो 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला चरण कौन सा होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण। दूसरा क्या है, सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन का बदलना या निर्माण होना। तीसरा क्या है, थक्के का निर्माण। अब प्रत्येक चरणों को आपको एक्सप्लेन कैसे करना वो बताना है। प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करने वाले कारकों का निर्माण, इसमें आपको क्या बताना है, जब हमें चोट लगती है, उत्तक क्षति हो गई ना, जब हमें चोट लगती है तब ब्लड में उपस्थित जो पट्टिकाणु है वो टूटने लग जाती है। उस कंडीशन में थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, स्कंदन कारक 7 व 10 की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय का निर्माण करता है। अब पहली चरण होगा। दूसरे चरण में आपको क्या देखना है, सक्रिय प्रोथ्रोम्बिन में बदलना। इसमें आपको क्या बताना है कि प्रोथ्रोम्बिन सक्रिय कैल्शियम आयन के साथ प्रोथ्रोम्बिन जो कि निष्क्रिय अवस्था में वो किसी चेंज हो जाता है, थ्रोम्बिन एक्टिव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये होगा सेकंड चरण। इसी चरण में क्या है, थक्के का निर्माण। थक्के के निर्माण में क्या होता है, फाइब्रोनोजल जो कि हमारे ब्लड में घुलनशील अवस्था में होता है, जो कि बहुलक होता है, जिसका निर्माण बहुत सारे फाइब्रिन तंतु से मिलकर के होता है। वो फाइब्रोनोजल जो कि घुलनशील अवस्था में होता है वो किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन सक्रिय की प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन सक्रिय की प्रेजेंस में किसका निर्माण करता है, फाइब्रिन एकलक का निर्माण करता है। अब फाइब्रिन एकलक क्या हो किसमें परिवर्तित होते थे, फाइब्रिन तंतु में हो जाते हैं। अब फाइब्रिन तंतु रुधिर कणिका के साथ मिलकर के किसका निर्माण करता है, थक्के का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये पूरी स्टेज क्या हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म। तो आप इसको देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में हम हृदय की संरचना पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना और बाह्य संरचना। उनके बाद में है बीपी के बारे में बात करेंगे। ये 3-4 टॉपिक और रहेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।